नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 7वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो जो हमें ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो हमारी विज्ञान में से हैं, लेकिन वही प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका हमने 1 से 6 तक के अध्याय सभी कंप्लीट किए हैं, लेकिन आज हम इसका अध्याय 7 जीवों, जंतुओं और पादपों में परिवहन, ये हम इसको समझेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अध्याय 7 ये दिया गया है, जंतुओं और पादप में परिवहन। तो जंतु रहते हैं, जो जंतु यानी अपने जीव जंतु हैं, और पादप जो पेड़ हैं उनमें किस प्रकार से परिवहन यानी आना जाना किस प्रकार का है। तो यहाँ देखें, तो पाठ के पूर्व की तैयारी के लिए देखिए यहाँ पर दिया है कि मानव को जीवित रहने के लिए खाना है और पानी, हवा, इनकी आवश्यकता होती है। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तो ये सब हमारे शरीर में जाता है और उसी से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, अनेक रोगों से भी हमारा बचाव होता ना। तो देखिए, शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के परिवहन के लिए मानव में विभिन्न तंत्र कार्य करते हैं, जैसे परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है इत्यादि। ठीक है ना। और इसमें और देखें तो महाधमनी रहती हैं, महाशिरा रहती, और ये फुसफुस रहती हैं धमनियाँ, है ना। और फुसफुस, शिरा, बाया आलंद, दया आलंद और दया निलय, इस प्रकार से हमारे शरीर में अंदर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है और इसमें दिया गया है कि ये सभी चीज़ें जो इस परिसंचरण तंत्र में दी गई हैं, इनके नाम भी लिखिए। तो यहाँ देखें, हम इस प्रकार से देखें कि इसमें जो इनके नामकरण हैं, इस प्रकार से आप इनके नाम लिख दीजिए कि ये देखिए, ये जो है महासरा है, ये दायां आनल जो आलंद है ये दाएं तरफ का है। इसी प्रकार से ये बायां आलंद कहलाता है, इस तरफ जो बाएं तरफ होता है वो बायां आलंद, और दाएं तरफ का ये दायां आलंद कहलाता है। ठीक है। यहाँ महाधमनी देखिए, ये महाधमनी रहती है, इसको सबसे बड़ी धमनी बोला जाता है, और ये फुस धमनी कहलाती है। ये यहाँ पे देखें तो ये इसमें बताई जा रही है कि यहाँ पे देखिए, ये फुसफुस धमनी रहती है, और ये फुसफुस सिरा रहती है नीचे की तरफ, है ना। तो ये फुसफुस सिरा है। और आपने यहाँ देखें तो इसमें बायां निलय दिया हुआ है, ये बायां निलय है लाल वाला। ठीक है। इसी प्रकार से आप चाहो तो यहाँ दायां निलय हम लिख सकते हैं। ठीक। चलिए, अब यहाँ देखें, दायां निलय को इन्होंने यहाँ नहीं नीचे लिखा है, तो ये दायां निलय है। तो इस खाने को आप जो है यहाँ खंड जो दिया गया है इसको छोड़ दिया है, क्योंकि या तो इसको यहाँ लिखें या इसको यहाँ लिख सकते थे दायां निलय। ठीक है। जो दिए गए हैं ऊपर वो सभी हमने इसमें लिख दिए। आगे देखें, यदि आप चाहें तो विज्ञान पाठ्य पुस्तक के चित्र क्रमांक इसमें भी आप इसको देख सकते हैं, यानी हमारी जो पुस्तक है उसमें भी ये सभी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ देखिए, इसमें दिया हुआ कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ से देखें, रिक्त स्थान जो इसमें हमें भरना है, स्पंदन दर दी गई है इसमें, और हीमोग्लोबिन दिया गया है, और स्टेथोस्कोप दिया गया, रक्त वाहिनियाँ दी गई हैं, और संवहन ऊतक दिए गए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है। प्रश्न 2 है कि प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पंदन दर कहलाती। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिल करके परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। और यहाँ देखिए, इसका चौथा दिया है कि चिकित्सक जो है आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है, वो अपने गले में लटकाए रहता है, स्टेथोस्कोप। ठीक है ना। यहाँ प्रश्न 5वां देखिए, पादपों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष वाहिनियाँ होती हैं, उनका नाम है संवहन ऊतक। क्या है उनका नाम? संवहन ऊतक कहलाती हैं। यहाँ पे देखें, आगे दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इनमें प्रश्न 1 दिया गया है, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं क्या काम करती हैं? तो ये करती हैं रोगाणुओं के खिलाफ लड़ कर के रोगों को ठीक करती हैं। ठीक है ना। जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है रोगाणुओं से लड़ती हैं और हमें रोगों से बचाव करती हैं। तो ये बी नंबर का ऑप्शन इसका सही है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। पादप मृदा से अवशोषित करते हैं। जो पादप होते हैं वो मृदा से क्या अवशोषित करते हैं? तो जो मृदा रहती है, मृदा से ये जल और खनिज दोनों ही अवशोषित करते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया था जल, हवा, खनिज, पोषक तत्व, और चौथे में दिया है कथन A B C, तीनों सही दिए गए थे तो नहीं। इसमें हमें लिखना है कि जल
खनिज पोषक तत्व, मानी ए और सी दोनों लिखना है, ठीक है ना। तो ए और सी यहाँ पे लिख दें, ए का जल है और सी का खनिज पोषक तत्व, जबकि इसके आंसर में ए और सी होना चाहिए थे, इसमें नहीं है। ठीक, चलिए तो इसमें ए और सी दोनों ही लिखे। शरीर में से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उत्सर्जन। ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, ए को यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसका चौथा देखें, चौथे में दिया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र मिलकर क्या बना है। तो जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है ये मिलकर के मूत्र वाहिनियाँ, वृक्क, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से, ये जो है इस प्रकार से मिलकर के बना होता है। प्रश्न 5 है कि मछली जैसे जलीय जीव अपना अवशिष्ट किस गैस के रूप में उत्सर्जित करती हैं? तो ये अमोनिया गैस के रूप में इसको उत्सर्जित करती हैं। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 6 नहीं दिया, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न विज्ञान में शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ 1 से शुरू होते हैं। ये जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इसमें यहाँ देखिए दिया है प्रश्न 1 की परिसंचरण तंत्र किन अंगों से मिलकर बना है? परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिकाओं से मिलकर के बना है। क्या है? रक्त वाहिकाएं। प्रश्न दूसरा देखिए, इसमें है कि पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक, जाइलम तथा फिलोयम का कार्य बताइए, या क्या है ये? तो जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा खनिज लवण परिवहित करते हैं, और फिलोयम जो रहते हैं वो भोज्य पदार्थों को अव्यवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक परिवहित करते हैं। तो इस प्रकार से हमें पौधों में पाए जाने वाले जो ऊतक हैं, सम्मान ऊतक, इनके ये कार्य हैं। प्रश्न तीसरा देखें, प्रश्न तीसरा में दिया गया है कि डायलिसिस किसे कहते हैं? क्या? डायलिसिस। क्या कहलाता है डायलिसिस? तो देखिए, कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क, यानी जो हमारे वृक्क हैं, दोनों तरफ काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने के लिए कृत्रिम वृक्क के द्वारा रक्त को नियमित रूप से क्या करते हैं? छान करके अवशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है, और यह क्रिया डायलिसिस कहलाती है। तो आदमियों का डायलिसिस भी किया जाता है इस प्रकार से। प्रश्न चौथा देखिए, शरीर द्वारा अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं शरीर से बाहर होने चाहिए, क्योंकि जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते ही हैं। तो ये हमारे शरीर के विषैले भाग होते, विषैला होता है ये, तो इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। प्रश्न 5 को पढ़िए। प्रश्न 5 में दिया गया था कि गर्मी होती है, तो गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर आपने देखा होगा सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं? कपड़ों में सफ़ेद दाग आ जाते हैं। तो देखिए, पसीना में जल और लवण होते हैं, दोनों होते हैं। जब गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं, हमें पसीना आता है, तो शरीर पर पहने कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं, परंतु जब यह सूख जाता है ऑटोमेटिक अपने आप, तो कपड़ों पर लवण शेष रह जाता है, नमक सा आ जाता है सफ़ेद सफ़ेद, तो ये धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। वो क्या कहलाता है? लवण। ठीक, प्रश्न 6 देखिए। प्रश्न 6 में दिया गया है कि रक्त क्या है? अब रक्त जानते हैं लाल रंग का होता है, तो रक्त होता क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम भी बताइए। तो रक्त देखिए एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, क्या है? ये एक ऊतक है, और यह लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है, बिल्कुल, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त के प्रमुख घटक हैं प्लाज्मा, लाल रक्त, माल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं, इस प्रकार से इनकी जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है हमारे शरीर में। चलिए, प्रश्न 7वां देखिए। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो देखिए, स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जिस पानी में यह रहते हैं और वह उनके शरीर को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करता है। पानी से बाहर निकलते समय अवशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ ले जाता है। तो इस प्रकार से जो होता है, स्पंज और हाइड्रा जैसे ही जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना, वैसे ही यह काम करता है। प्रश्न 8 देखिए। श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक क्यों कहते हैं?
जो श्वेत रक्त कणिका होती है ना, तो अभी हमने पढ़ा था श्वेत रक्त कणिकाओं के माध्यम से। तो ये क्या है कि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं, इसी कारण इन्हें सैनिक कहा जाता है। हमारे अंदर जो रोग होते हैं उनको ये श्वेत रक्त कणिकाएं नष्ट कर देती हैं। प्रश्न 9वां देखिए, स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? यह भी बताइए कि 1 मिनट में आदमी की जो स्पंदन की दर है, सांस लेने की दर है, कितनी होती है? तो किसी भी व्यक्ति में प्रति मिनट हो रहे स्पंदनों की जो संख्या है वह दर कहलाती है। और किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। यदि हम अपनी सांसों को गिनती करना चाहें तो नाड़ी पकड़ करके हम इनकी संख्या को, अपनी संख्या हृदय की धड़कन होती है उसको गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 10वां देखिए। प्रश्न 10वां में दिया गया है कि मानव हृदय में उपस्थित कौन सी रचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता है? तो देखिए, मानव हृदय में उपस्थित आलिंद क्या रहता है, हमने देखा ना, बायानंद दायानंद और निलय के कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाहर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है उससे मिलने नहीं देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होता है। चलिए प्रश्न 11वां देखिए, धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए और उनके कार्य भी बताइए। तो धमनी और सिरा दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य है कि हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि सिराओं का मुख्य कार्य है कि शरीर के अंगों से शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाना। तो ये इनके कार्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया, इसी का दूसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है कि बताइए धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, क्यों? तो देखिए, हृदय से स्पंदन के फलस्वरूप रुधिर एक एक करके तथा अत्यधिक दाब के कारण धमनियों में से होकर के बहता है। इस दाब को सहन करने के लिए धमनियां दीवार की और सिराओं की अपेक्षा अधिक मोटी एवं लचीली होती हैं। इस तरीके से जो है ये मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं। प्रश्न 12वां दिया गया है कि स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं उनके कार्य भी लिखिए। तो देखिए, स्टेथोस्कोप इस प्रकार से जो रहता है उसका ये चित्र आप ऐसा बना देंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है इस चित्र, जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है ऐसा ना, तो ये अपने गले में डाल ही रहता है और इससे क्या करता है, वो चेक करता है। स्टेथोस्कोप रोगी को रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है कि कितना इसमें रक्त किस गति से बह रहा है। चलिए प्रश्न 13वां देखिए। प्रश्न 13वां में दिया गया है, तो यहाँ देखें प्रश्न जो 13 दिया है कि परिसंचरण तंत्र की जो व्यवस्था है उसका नामांकित चित्र बनाइए एवं उसका वर्णन भी कीजिए। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र जो है वह संवहन तंत्र शरीर की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो खून को शरीर में परिसंचरित करती है। इसका उद्देश्य है कि ऊर्जा, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है परिसंचरण तंत्र का, और आपको इस प्रकार से परिसंचरण का चित्र बना देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 14वां देखिए। प्रश्न 14 दिया गया है कि पहेली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ में रक्त बहने लगा और कुछ समय पश्चात जो उसका रक्त है बहना बंद हो गया। यह सब बूझो ने देखा। तो बूझो के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखें प्रश्न वो पहली कर रही है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो रक्त का रंग थोड़ा सा परिवर्तन होने लगता है। यहाँ देखें प्रश्न 2 दिया है। प्रश्न पूछ रही है वो दूसरा कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं। तो रक्त का जो थक्का बनता है वह है पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। जो उसकी प्लेटलेट्स होती हैं वो कोशिकाएं सहायक होती हैं रक्त का थक्का बनने में। तो यहाँ देखें प्रश्न जो 15वां दिया गया है, इसमें है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र जो है इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वृक्क रहते हैं जिसको हम अपनी किडनी बोलते हैं। ये मूत्र वाहिनी होती है, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्र रंध्र होता है इस प्रकार से यहाँ से। ठीक है ना, तो ये सभी आपको इस प्रकार से दर्शा देना है और ये चित्र आपको बना देना है। ठीक है, तो ये है परिसंचरण तंत्र। और यहाँ देखें खा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में पूछा गया है
कि इसमें पूछा है कि मानव उत्सर्जन जो होता है, मानव का उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पादकों के नाम और प्रतिशत लिखिए। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में लगभग 1 से 1.8 लीटर तक जो मूत्र होता है वो विसर्जित करता है, और जिसमें 95% जल होता है तथा 2.5% उसमें यूरिया भी रहता है, और 2.5% बाकी अपशिष्ट पदार्थ है उसके द्वारा हमारे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। चलिए, प्रश्न 17वां देखिए, यहाँ पे प्रश्न 17 दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए, पादप जो यानी पेड़ होते हैं उनमें जल और खनिजों का परिवहन पौधों के जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। ये संसाधन पादपों की सही विकास प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये एक चित्र बना देना है। ठीक है, तो ये है इसका पादपों में जल और खनिजों के परिवहन का चित्र। चलिए, इसके बाद देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में पूछा गया है कि स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए और कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो कक्षा में हमें इस प्रकार से स्टेथोस्कोप को बना लेना है और ये चित्र यहाँ पे बनाना है कि हम अपनी जो हमारी कक्षा है, हम अपनी कक्षा में इस प्रकार से हम इसका चित्र और इसके नाम लिख देंगे और अपनी कक्षा में इसको लगा देंगे। ठीक है, चलिए, प्रोजेक्ट 2 दिया गया था कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट, तकलीफ होने लगती है। आप जो है अपने साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें उसे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो देखिए, किसी अंग के विशेष डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए जब इस प्रकार का कोई रोग होता है। तो कौन सी जांच कराना उचित होगा? तो ईसीजी, एमआरआई, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड इत्यादि टेस्ट हमें करवाना चाहिए। क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, जब कभी इस प्रकार से ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट के समय हमें इसमें ब्लड का जो प्रेशर होता है ना, और वो ठीक रहे और कोलेस्ट्रॉल जो है वो नियंत्रण रहे और व्यायाम करें, इस प्रकार से हमें सावधानियां रखना चाहिए। तो ये दिए गए थे इसमें प्रश्न 1 से लेकर के जो 17 तक के प्रश्न हैं, ये सभी हमने इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझ लिए हैं। इस अभ्यास एड ग्रेड पुस्तक में आप इसको वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख लें, और लिखने के बाद यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको निश्चित पूरे प्रश्न सभी याद हो जाएंगे, जिससे कि वार्षिक परीक्षा में जो भी प्रश्न से पूछे जाते हैं वो हमसे बन जाए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको तैयारी भी करना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप इसी प्रकार से आगे देखना चाहते हैं, आगे के अध्यायों को समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो को निश्चित ही जो यहाँ पे दी गई है इसको लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।